आप शादी करते हैं, शादी करने के बाद आप वो जो केंद्र है जहां से शक्ति निकल के पूरी दुनिया में जा रही थी, आप वहां नहीं जाते। आपको किस मूर्ख ने यह बता दिया है कि ताजमहल प्यार की निशानी है? कहां लिखा है? कुछ हिंदी फिल्मों में मक्कार लोगों ने नैरेटिव क्रिएट करने के लिए बताया मोहब्बत की निशानी है। क्या पना मोहब्बत करता था। अब यह मोहब्बत की निशानी है या तकलीफ की निशानी है मुझे पता नहीं, लेकिन ताजमहल को बेचा और फिर उसे मुगलों से जोड़ दिया। और आपकी बेटा बेटी शादी करके पहले दिन ही ताजमहल जाते हैं देखने, प्यार की निशानी से कुछ इंस्पायरेशन लेते हैं। और फिर उस प्यार की निशानी में अलग अलग मजा है हमारा। फिल्म देख करके जो समाज नैरेटिव तय करता हो फिर वो बचता नहीं है। फिर वो बेचारे जिसको अभी 2 घंटे हुए हैं वरमाला डाले हुए, वो भी अपने पति से कहती है तुम भी बनवाओगे। अभी जीवन का आ नहीं शुरू हुआ, वो ताजमहल बनवाने में लगी बेचारी। और वो भी जो खुद किराए के मकान में रहता है, क्या मैं बनवाऊंगा? इसलिए गलत नैरेटिव में मत जाइए। अगर भारत की धरती पर जिन लोगों को प्यार की निशानी देखनी है वो साउथ इंडिया जाएं और समुद्र के अंदर उस पुल को देखें जो भगवान राम ने अपनी पत्नी के लिए बनाया। उस पुल की कहानी और निशानी को पढ़ करके उसके पति के अंदर एक पुरुषार्थ पैदा होगा कि अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए कितना भी दूर और कितने भी विपरीत स्थितियां हो जाकर के लाया जा सकता है। इसलिए अपने नैरेटिव को बदलिए। ये जो मक्कार कथाकार कोई 5 करोड़ कोई 6 करोड़ रुपए लेते मैंने सुना है, इन्होंने मां बहनों को बहुत मूर्ख बनाया है। हिम्मत नहीं है क्योंकि दुकान चलानी है, इसलिए आप कथा सुनाते हैं भगवान राम की। मेरी मां बहन बेटी जाती है मां कि भगवान राम की कथा सुनेंगे, सीता का वो पूरा भाग सुनेंगे, लेकिन कथा सुनाते सुनाते वो फ्रॉड आपको अली अली भी बताएगा, मौला मौला भी बताएगा। क्योंकि ये तो दुकान है, सबको खुश करना है, क्योंकि हमको मस्कट में जाकर भी कथा करके पैसे लेने हैं। हिम्मत नहीं है किसी की खड़े होकर के, क्योंकि लोगों को डर लगता है कि ये बुरा मान जाएंगे। देश भर के जितने कथाकार हैं जो ये काम कर रहे हैं वो कल बुरा मानते हो, अभी बुरा मान जाए। जब आपको किसी से कुछ लेना नहीं है, किसी से मिलने की कोई लालसा नहीं है, तो सच बोलिए। सच से बहुत डर लगता है लोगों को। यह पहली बार भारत के इतिहास में कम से कम 30 साल के सार्वजनिक जीवन में देख रहा हूं, जिसके बारे में यह कहा जाता था कि सनातनी लालची होते हैं, बिक जाते हैं, डरपोक होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। मेरा पिछले 2013 से लेकर के आज तक का एक्सपीरियंस ये कहता है, जो ये कह रहे थे वही सबसे बड़े बेईमान निकले। उन्होंने अपनी बात अपने स्वार्थों को ध्यान में रख करके उतनी ही कही जितने में उनका स्वार्थ था। इस मंच से जिस दिन हमारी टीम का कोई सदस्य अपने स्वार्थों को दिमाग में रख के बात कहेगा, मुझे उम्मीद है एक भी आदमी सुनने नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब अंबेडकर से कहा कि संविधान लिखा जा चुका है, हमें कोई ऐसा यत्न करना चाहिए कि इसमें भारत भी दिखाई दे। और मध्य प्रदेश के लोगों को विशेष धन्यवाद देता हूं।
आपको अपना कंट्रीब्यूशन तक नहीं याद है। आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो पूरे देश में किसी राज्य का नहीं है। जब अंबेडकर से यह बात हुई और हुआ कि अब क्या किया जाए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि क्या हम यह कर सकते हैं कि इस संविधान में जहां पे फंडामेंटल राइट्स हैं, जहां ड्यूटीज का वर्णन है, जहां किसको आरक्षण देना, ये तमाम जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अनादिकाल से भारत की राज्य व्यवस्था कैसे चलती थी, क्या हम उस दौर के चित्रों के माध्यम से इस संविधान में भारत को नहीं जीवित कर सकते? और यह मंत्रा हुई और फिर बंगाल के शांति निकेतन में उस समय के महान चित्रकार नंदलाल बोस को बुलाया गया और कहा गया कि हम ये चाहते हैं, ये संविधान की मूल प्रति लीजिए, इसको पढ़िए, और हम चाहते हैं कि हर चैप्टर में हमारी जो सभ्यता रही है, हमारे जो संस्कार रहे हैं और जो हमारे शौर्य पुरुष भी रहे हैं, उन सबको हम कैसे समाहित करें। और ये बताया नहीं किसी को, क्योंकि बता देते तो लोग अपनी अपनी फोटो लेके आ जाते हैं। ये काम हुआ, उसके सबसे बड़ा भागीदार अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई है तो मध्य प्रदेश है। वो जो टीम बनी नंदलाल बोस के अंडर में, उसमें मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक चित्रकार राम मनोहर विहोर सिन्हा साहब को चुना गया। और संविधान में चित्रों के माध्यम से भारत को जिंदा किया गया। इसलिए अगर इस कॉन्स्पिरेसी को जो आपने की, जो राष्ट्र के प्रति चिंतित थे उन्होंने तो की, लेकिन उस राष्ट्र के विपरीत जिनकी सभ्यता थी उन्होंने उस पर दूसरे तरीके से काम किया। लेकिन ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ना अंबेडकर को, शायद मुझे लगता है वो विजनरी थे, उनको लगता था कि एक ना एक दिन कोई ना कोई जिसको हमने दफन कर दिया है इसको जिंदा कर देंगे। इसलिए भारत के संविधान के पहले पेज पर जो बनारस की ज्ञान व्यापी मस्जिद के बारे में बाबा विश्वनाथ को फुव्वारा बता रहे हैं, आपके संविधान के पहले पेज पर जहां लिखा है इंडिया दैट इज भारत, उसके ऊपर बनारस में उस नंदी की तस्वीर लगी हुई है जो 450 साल से अपने बाबा का इंतजार कर रहा है। इसलिए जो लोग कहते हैं काला कोट पहनने वाले भगवान राम काल्पनिक थे, उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया। और हमारे सोने की बीमारी इतनी गहरी है कि अगर हम सड़क पे चलते हुए कुछ देख भी लें तो सोचते इससे मुझे क्या मिलेगा यार, मैं क्यों इस चक्कर में पड़ूं, कोई आएगा वो करेगा, हम क्यों करेंगे। सनातनी बेटे बेटियों के सामने, उनके माता पिता के सामने ये बात कहते हुए मुझे दुख होता है। इस देश के किसी दूर दराज इलाके में यह घटना घटती और न पता चलती तो तब भी समझ में आता है राष्ट्र के तमाम बड़े बड़े पुरोधा सुबह शाम भाषण, विचारधारा के नाम पर नौकरियों में बिठाना, दिल्ली विश्वविद्यालय जो भारत की राजधानी के दिल में बसता है, बड़े बड़े राष्ट्रवादियों के वहां ऑफिस हैं। उस विश्वविद्यालय में भी कई राष्ट्रवादियों का चयन इसलिए हुआ है कि वो राष्ट्रवादी थे। 10 साल तक, क्योंकि हमको दर्द नहीं होता, क्योंकि हमारा दर्द भी सेलेक्टिव है। हमको कब उत्तेजित होना है, कब नहीं होना है। और हम उत्तेजित अपने स्वार्थों के लिए तो होते हैं, राष्ट्र का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए नहीं होते।